हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियाँ। लाख एक कीड़े से प्राप्त होता है। जिस प्रकार रेशम कीड़े से प्राप्त होता है उसी प्रकार लाख भी कीड़े से प्राप्त होता है। इसमें एक लेखक ने इसमें एक मजदूर की कहानी बता रखी है। मजदूर के बारे में बता रखा है कि मजदूर किस तरह से गांव-गांव में शहरीकरण हो गया है, छोटे-छोटे काम किस तरह से बंद हो जाते हैं और शहरीकरण जो मशीनों से जो बनी हुई चीजें हैं उसकी तरफ लोग कैसे आकर्षित होते हैं, यही इस पार्ट में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। सारे गांव में बदलू सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। कामता नाथ जी इसके लेखक हैं। लेखक कह रहे हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लाख की गोलियां मतलब कंचे बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो मुझे किसी भी बच्चे का मन मोह लेती। तो लेखक कह रहे हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर जो लाख की गोलियां हैं, जो कंचे हैं, वो बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव मतलब सबसे ज्यादा खुशी मुझे यही थी कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास बहुत सारी ढेर सारी गोलियां जो कंचे होते थे वो मेरे पास पड़े होते थे। वो भी रंग बिरंगी होते थे, जो हर बच्चे का मन मोह ले मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर ले, जो हर बच्चे का मन अपनी तरफ आकर्षित कर ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि वो बदलू जो था वो मेरे मामा के गांव का था, तो मैं उसे क्या कह बदलू मामा ने कहकर क्या पुकार देता था, बदलू मामा ने कहकर मैं भी उसे बदलू काका ही पुकार देता था, बुला लेता था। जैसा कि गांव के जो अन्य बच्चे होते थे उनके जैसा ही मैं भी उन्हें बदलू काका ही बोल देता था। वैसे मामा के गांव के या तो मामा होंगे या फिर नाना होंगे। तो बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था और मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष था। तो लेखक बता रहे हैं कि जो बदलू का मकान था वो थोड़ी ऊंचाई पर था और मकान के सामने एक बड़ा सा सहन मतलब होता है, सहन मतलब आंगन, एक आंगन था बहुत बड़ा, जो एक पुराना नीम का वृक्ष भी लगा था उस आंगन में। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। उसी आंगन के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। और बगल में भट्टी दहलती रहती, बगल में भट्टी दहलती मतलब जो भट्टी मतलब जहाँ आग जलाई जाती है, दहलती मतलब सुलगती रहती थी, आग जलती रहती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता, जिसमें वो लाख को सॉफ्ट क्या करता था, पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख, सामने लकड़ी की चौखट मतलब लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, छोटी चारपाई कह सकते हैं या चौकोर टुकड़ा, मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देते थे। पिघलाया जाता था वहां पर और मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। और पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, मतलब कि गोल लकड़ी बेलन नुमा मुंगेरियां मतलब गोल लकड़ी रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। आगे से पतली और पीछे से मोटी कहने का मतलब है कि अलग अलग साइज की चूड़ियां वो लकड़ी में बनती थी। लाख की चूड़ी का आकार देकर हम उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। अलग अलग साइज की चूड़ियां बनाकर फिर उसके पश्चात वह उस पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर क्या करता था, एक छोटी सी खाट उस पर बैठकर बदलू यह हमेशा यही कार्य किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का भी रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था, जिसे उस हुक्के को भी वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता।
लेखक कह रहे हैं कि ज्यादातर समय मेरा जो दोपहर का जो समय था वो अधिकतर बदलू के पास मेरा वो समय व्यतीत होता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था। जो बदलू था वो मुझे लल्ला कह के पुकारता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा लेता। जैसे ही मैं वहां जाता तो मेरे लिए भी एक छोटी खाट वहां पर आ जाती थी। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं घंटों तक बैठता और उसे निहारता रहता था कि वह किस प्रकार से अपना काम कर रहा है, कैसे चूड़ियां बना रहा है। और 4-6 जोड़ी तो रोज चूड़ी बना ही लेता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता। मतलब चूड़ियां जब बन जाती थी तो बदलू उनको चुपचाप कुछ पल निहारते रहता था, मानो वह बेलन होकर किसी नव वधू की कलाई हो। ऐसे निहारता था जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का हाथ हो, उसकी कलाई हो। इस तरह से बदलू से निहारता था। बदलू मनिहार था। मतलब मनिहार मतलब होता है चूड़ी बनाने वाला या चूड़ी बनाने वाला। मनिहार, बदलू मनिहार था, चूड़ियों को काम करता था और चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब होता है जो पिता संबंधी, जैसे उसके दादा, उसके पापा का भी यही व्यवसाय रहा होगा, इसीलिए उसका भी यही पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत मतलब होता है बिक्री। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की बिक्री भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। उसके गांव की सारी जो महिलाएं हैं उसकी बनाई हुई चूड़ियों को ही पहनती थी और आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। जो अगल बगल के जो लोग गांव थे वो भी वहां से चूड़ियां ले जाते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसकी एक आदत थी, वो चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु देना, यानी कि अदला बदली हम इसे कह सकते हैं। वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसी चूड़ियां ले जाते थे। अनाज दे जाते थे और बदलू से चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। बदलू का जो स्वभाव था वो बहुत ही सीधा साधा था और मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने कभी भी बदलू को किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। कसर मतलब होता है कमी। जब गांव में कोई विवाह हो जाता था, किसी की शादी होती थी, तो उसमें बदलू सारी कसर अपनी पूरी कर लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। मतलब बहुत कठिन काम, मुहावरा भी है ये, बहुत अत्यंत कठिनाई होना, मतलब उसको मनाने में फिर बहुत ज्यादा कठिनाई हुई। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये सो अलग से। उसको जब विवाह के लिए चूड़ियां बेचता हो, जब इस चीज का काम करता तो उस समय उसे सारी चीजें, अपनी पत्नी के लिए जोड़े मिलते थे और अपने लिए पगड़ी मिलती थी, सारे वस्त्र उसे मिल जाते थे। तो यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। बदलू कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूड़ उठता, मतलब क्रोधित उठता। कूड़ मतलब होता है क्रोधित उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। कभी कभी तो जिसने कांच की चूड़ियां पहनी होंगी उसे 2-4 बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक कह रहे हैं जो बदलू है वो मेरे से बहुत देर तक बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। वो मेरी कभी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी जो शहरी जीवन है वो कैसा है करके ये सारी बातें मेरे से पूछता था। ऐसा लेखक बता रहे हैं। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता है। मैं उससे कहता बदलू से कि शहर में तो सारे लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का, मतलब वो शहर की बात से थोड़ा चिढ़ जाता है। वो कहता है कि शहर की बातें कुछ और हैं, वहां के जो लोग हैं वो अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर
घूमती है, मतलब जो अपने आदमी का हाथ पकड़कर अपने सड़कों पे घूमती हैं, ऐसा बदलू कहता है। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, जो शहर के लोग होते हैं उनकी जो कलाइयाँ होती हैं, जो हाथ होते हैं, वो बहुत ही कोमल होते हैं, कमजोर होते हैं, वो नाजुक बहुत ही कोमल हैं। ना लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए, लाख की चूड़ियां थोड़ी भारी होती हैं, अगर लाख की वो चूड़ियां पहन ले तो कहीं उनके हाथ में मोच आ जाए तो फिर क्या होगा, ऐसा बदलू लेखक से कहता है। बदलू कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता है, मतलब कभी कभी बदलू मेरी अ, अच्छा आदर सत्कार करता है। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो आम भी रखता। जब उसकी गाय दूध देती थी तब मेरे लिए वो मलाई बचाकर रखता और आम भी रखता। मैं रोज उसके यहाँ 2-4 आम खा आता। तो लेखक कह रहे हैं मैं रोज बदलू के घर में 2-4 आम खा के आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना लेता। मलाई आम तो चलो है, वो तो मुझे खिला देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि वो रोज मेरे लिए 2 कंचे बनाकर रखता है, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती थी, ऐसा लेखक बताते हैं। आगे बोलते हैं मैं बहुधा, बहुधा मतलब प्रायः, मैं प्रायः हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। मतलब 1-2 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने का जो समय होता है मैं वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, मतलब 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँ। तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई, तभी मेरे पिताजी का ट्रांसफर एक दूर के शहर में हो गया। लेखक कहते हैं कि 1-2 बार ही मैं वहां गया हूँ, 2-3 बार ही मैं वहां गया हूँ, तब उसके बाद मेरे पापा का कहीं ट्रांसफर दूर के शहर में कहीं बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव में न जा सका। मतलब टाइम, अवधि मतलब समय, उतने समय तक, उतने टाइम तक मैं अपने मामा के गांव में न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। तब मैं इतने साल के बाद जाने के बाद मुझे ज्यादा शौक पंचों से नहीं रही, मैं लाख की गोलियों को ज्यादा पसंद नहीं कर रहा था, मुझे उतनी खुशी नहीं मिल रही थी इनमें, क्योंकि मैं बड़ा हो गया था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। मैंने देखा कि पहले लाख की चूड़ी की बड़ी डिमांड थी वहां पर, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सभी स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां ही पहने हुए हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां, कोई ऐसा देखा मैंने, कम कम ही लोग ऐसे देखे, बिरले ही मैंने ऐसे देखे जिनके हाथ में लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया, तब एक दिन अचानक मुझे, सहसा मतलब अचानक, अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया। बात बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। बरसात के दिनों में लेखक बता रहे हैं कि बरसात के दिनों में मेरी मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई थी और कांच की जो जो टूटी हुई जो चूड़ी है उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। मेरे पापा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मेरे पापा घर में नहीं थे तो उस समय मुझे दवा पानी मरहम पट्टी सब मुझे स्वतः करना पड़ा। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया, तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। मुझे ऐसा लगा कि मैं बदलू से मिल के आऊं, थोड़ा मुलाकात करके आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, जहां उसकी जगह थी अपने आंगन में, नीम के पेड़ के नीचे खाट पर लेटा बदलू वहीं पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया बदलू काका ने, और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मतलब निहारना मतलब देखना, तो देर तक मेरी तरफ देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया कि मैं जनार्दन हूँ काका, आपने मुझे पहचाना नहीं, आपके पास से मैं कंचे बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय बदलू को दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उभार रहा हो। स्मृति पटल मतलब होता है दिमाग,
अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में अतीत मतलब जो बीत चुका है उस चित्र को उतार रहा हो, मतलब याद कर रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। उसको एकदम उसके दिमाग में एकदम चित्र उभर आया, तो वो बोला कि आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन के बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। मैं तो उन्होंने कहा, लेखक ने कहा कि इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, फिर कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, कुछ देर मतलब चुपचाप हो गए सब, और मैंने इधर उधर अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाई। न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना भट्टी। मचिया मतलब ना वो छोटी चारपाई जिस पर वो बैठा करता था, ना तो मुझे वो नजर आया, और ना ही उसकी सुलगती हुई भट्टी मुझे कहीं नजर आई। आजकल काम नहीं करते काका? लेखक ने पूछा। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। तो बदलू कह रहा है कि काम को बंद हुए कई साल हो गए हैं, मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तभी तो ना। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, तो कहाँ लाख की चूड़ियां वो पहनेंगे। वह बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला। तो कई देर तक वह चुप रहा और फिर बोला कि ये मशीन युग है ना, आजकल मशीनीकरण हो गया है। तो यह लल्ला, तो लल्ला से बोलता है कि आजकल मशीन का युग है, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो बदलू कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख की चूड़ियों में कहाँ से आएगी। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, लेखक ने कहा, कांच तो बहुत खतरनाक चीज है काका, वो तो बहुत जल्दी टूट जाती है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। अब नाजुक तो है ही लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जब ले बदलू को खांसी आई तो बहुत देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, लेखक को लगा कि उसे इतनी खांसी हो गई है कि उसे दमा की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। वो अवस्था मतलब उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए उसका शरीर जवाब दे गया था, ढल गया था, मतलब कमजोर हो गया था, और उसके हाथों में और उसके माथे पर जो नसें हैं वो ऊपर को दिखाई देने लग गई थी, उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, जाने कैसे बदलू ने मेरे मन की बात सुन ली और बोलने लगा, दमा नहीं है मुझे। एकदम बोला कि दमा नहीं है मुझे, कोई बीमारी नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी होती है कि जो कुछ दिन आती है फिर ठीक हो जाती है, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। लेखक चुप रहे और उन्होंने कहा कि उसके अंदर बहुत बड़ा कष्ट छिपा हुआ है, मुझे ऐसा लगा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही। मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझ में अपने मन में लेखक दुखी हो गया कि इस मशीनीकरण ने आज कितनों के हाथ काट दिए हैं। और कुछ देर तक शांति लगी, जो शांति मुझे काटने को आई और मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे अच्छी बिल्कुल नहीं लगी वो शांति। आम की फसल अब कैसी है? मैंने सब्जेक्ट टॉपिक चेंज किया। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय ही बदलते हुए काका से पूछा कि इस बार आम की फसल कैसी हुई? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी। फिर भी बदलू इतना दुखी होने के बाद भी उसने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से उत्तर दिया, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी। उसने लहक कर उत्तर दिया, लहक कर मतलब खुशी से। उसने खुशी से उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। अपनी बेटी, उसकी बेटी का नाम रज्जू है, उससे कहा कि लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला। मुखातिब होता है कि जो आमने सामने देखकर बात करता है। फिर मेरी ओर देखकर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक ने कहा, नहीं लल्ला, आम तो मैंने इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, तब बदलू बोलता है, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? मैं तुम्हें बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा? बदलू ने लेखक से ऐसा बोला और मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। मैं वो पुराने दिनों को याद करके मैं अपना पीछे का सोचने लग गया, अतीत में चला गया, और उस मलाई को जो बचा कर बदलू मेरे लिए रखता था, बदलू काका, तो मैं उसे
याद करने लग गया, गाय तो अच्छी है ना काका। फिर मैंने फिर से विषय चेंज किया और गाय के बारे में पूछा कि गाय तो अच्छी है ना काका। मैंने पूछा गाय कहाँ है लल्ला। उसने कहा गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। तो बदलू बहुत दुखी होके कहता है कि गाय तो मैंने बेच दी है लल्ला, उसे कहाँ से खिलाता, अपने लिए खाने को नहीं था उसके लिए कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम लेके आई, बहुत सारे आम लेकर उसकी बेटी रज्जो आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं। तो लेखक कहता है कि इतने सारे मैं कहाँ खा पाऊंगा, ये तो बहुत सारे आम हैं। तो मैंने कहा वाह वाह, मतलब बद्दू ने कहा वाह वाह। वह हंस पड़ा, सहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था, मतलब एक टाइम में, एक समय में खा जाता। जब मैं तुम्हारे बराबर था तो उस समय में एक टाइम पर इतने आम सारे खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। तो लेखक ने कहा कि आप लोगों की बात कुछ और है, मैंने ऐसा उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो। बदलू अपनी बेटी से कहता है कि लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो। सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी आम की वैरायटी, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। ये सिंदूरी वाला जो आम है, इसी साल इसका पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली एक विशेष प्रकार की मुद्रा होती है जो 2 हाथों को मिला के बनाई जाती है। जैसे हम कभी हाथ से पानी पीते हैं 2 हाथों को मिलाकर, तो अंजुली उसको कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की मुद्रा बनाई जाती है। तो अंजुली में रख लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह, मेरी नजर एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। मतलब वो जो रज्जो थी उसके हाथों पर, लेखक ने कहा कि उनके हाथों पर मेरी नजरें जो है वहां पर रुक गई जाके। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। तो वो कहते हैं कि गोरी गोरी जो कलाइयां थी उसकी जो हाथ थे और जो लाख की चूड़ियां थी वो बहुत ही सुंदर, मतलब फबना मतलब सुंदर लगना, तो उसके हाथ पर बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बदलू ने मुझे देख लिया कि मैं किस तरफ को देखा हूं, तो उसने मेरी नजर देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर यही आखिरी जोड़ा बनाया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मुझे 10 आने पैसे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ, मैंने कहा कि अकड़ के शहर से ले आओ, 10 आने में मुझे नहीं जम रहा था तो मैंने उनसे ये बोला। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मैंने आम ले लिए और आम खाकर थोड़ी देर पश्चात मतलब बाद चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि जो आसानी से टूट जाए, और आसानी से क्षणभंगुर जीवन उसका नहीं था, बल्कि बदलू का जीवन कैसा था। कामतानाथ जी कहते हैं कि बदलू का जो जीवन था, उसका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही ज्यादा गरिमामयी व्यक्तित्व का था। वो एक कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि जल्दी से क्षणभंगुर हो जाए। तो इसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में। थैंक यू।